गलती जो आपको कभी नहीं करनी है। किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा फैलना नहीं है। आप खूब पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं और सिंपल किसी ने आपसे पूछ लिया, अच्छा बताओ तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? चुप, पता ही नहीं है। आमतौर पर समस्या क्या है, हमारा पूरा का पूरा पढ़ाई, पूरा का पूरा उसमें इमोशंस हावी रहता है। मैक्सिमम अभ्यर्थी, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो दिन रात केवल प्लानिंग में लगे रहते हैं। ज्यादा फल की चिंता करने लगेंगे तो मानी सी बात है, आप कर्म आप ठीक से नहीं करेंगे। आप कर्म पर फोकस कीजिए। आपका सारा फोकस जो है वो आपके एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए। ये ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप देखिए, आप अपने यूपीएससी के एग्जाम को अंतिम परिणाम के रूप में बदल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या बात कि 5 वो ऐसे गलती जो आपको कभी नहीं करनी है, भले वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, 5 ऐसी गलती नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 वो कौन सी बातें होनी चाहिए, तो फिर आपके एग्जाम में, किसी भी तैयारी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम को निकालने में। तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो क्या है प्रॉब्लम, मैं 2 शब्द ले रहा हूं, पढ़ाई, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं रिवीजन और याद करना। समस्या क्या है, आमतौर पर समस्या क्या देखा जाता है, जो भी नए बच्चे हो या जो पुराने बच्चे हैं, आमतौर पर सबके साथ ये समस्या है कि वो पढ़ाई खूब करते हैं। मत पूछिए, 24 घंटा जब उनके पास जाइए एक नई किताब पढ़ी रहती है। अब तो ये पढ़ना है, उनका टारगेट है कि बस ये किताब पढ़ना है उनको। हर दिन जाइए, हर 2-3 दिन में उनके पास जाइए, 2-3 दिन में उनको एक किताब मिल जाएगी। हिस्ट्री की आज एक किताब ही है, कल दूसरी किताब है, ये तीसरा नोट्स है, चौथा नोट्स है। खूब पढ़ते हैं, पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं और रिवीजन या याद उनका सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत भारी गलती करते हैं। जितना भी पढ़ ले लेकिन एग्जाम निकालना उतना ही मुश्किल होगा। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा फैलना नहीं है। आप खूब पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं और सिंपल किसी ने आपसे पूछ लिया, अच्छा बताओ तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? चुप, पता ही नहीं है। क्या फायदा हुआ आपका इतना पढ़ने का? आप खूब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से, इस किताब से, उस किताब से, क्या फायदा हुआ? तो पढ़ना, जो पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं और रिवीजन या याद कम कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी समस्या है। ऐसा काम ना करें प्लीज। बल्कि आपको करना क्या है, पढ़ाई आपका कम होना चाहिए। पढ़ाई क्या होना चाहिए, अगर बात कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में, कि पढ़ाई है भले आप थोड़ा कम करें लेकिन आप रिवीजन या याद करना बहुत ज्यादा करें, बहुत ज्यादा करें। बल्कि सिंपल तरीका है, आप एक पेज पढ़ रहे हैं, एक पेज पढ़ने के बाद आप चुपचाप उसको आंखें बंद करके आप याद करने की कोशिश कीजिए, कितने पॉइंट आपको याद हो रहा है। हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तुरंत भूल भी जाती है। तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब आपको दूसरे तीसरे दिन शाम के वक्त सोने से पहले एक बार दिमाग में बैठाइए कि क्या क्या चीजें, वो पेज में क्या क्या मुख्य बातें थी जो आपको याद रहनी चाहिए। इस तरह से आपको रिवीजन करते रहना है और केवल इस दिन नहीं, फिर उसको सप्ताह में 3 दिन में एक बार और रिवीजन करना है। रिवीजन और याद करने की प्रक्रिया आपकी लगातार चलनी चाहिए और ये अभी नहीं, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि ये प्रक्रिया सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है, सफल प्रक्रिया मानी जाती है। तो नंबर 1 याद रखना है बच्चों, याद रखो, जल्दी से एकदम दिमाग में बैठाओ, पढ़ाई ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है ना, रिवीजन ज्यादा करना है। जबकि उल्टा हम करते हैं, हम पढ़ाई बहुत कम ज्यादा करते हैं और रिवीजन कम करते हैं। अब इस प्रक्रिया को हमें उलट देना है, नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करें
नंबर टू में क्या है? दो शब्द मैं ले रहा हूं, सुनना, करना। सुनना और करना। होता क्या है, समस्या क्या है कि हम लोग हर किसी की खूब सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। जिसकी सुनने मिल जाए, मेरी सुनने मिल जाए, किसी की सुनने मिल जाए, भैया सुनना खूब है, करना कम है। आमतौर पर विद्यार्थियों की, एस्पिरेंट की समस्या यही है कि सुनते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। इसकी भी सुन लिए, उसकी भी सुन लिए, इस टीचर की भी सुन लिए, यूट्यूब में ये चल रहा है उसका भी सुन लिए, यूट्यूब में या कहीं और कोई बात चल रहा है, कहीं और सेमिनार चल रहा है, चलो भाई चल ले सेमिनार में, सुनने चल जाए। ऐसा नहीं है। कोई टीचर, कोई मोटिवेटर कहीं कुछ गलत नहीं बताता है। कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट, कोई सफल विद्यार्थी कभी कुछ गलत नहीं बताता, सब बेहतर बताते हैं। लेकिन आप सबकी बात मानने लग जाएंगे तो मानी सी बात है, आपका करनी कम हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप हर किसी की बात माने, हर किसी की बात को फॉलो करें, क्योंकि आप समझिए कि सुझाव आपको खूब सारे मिलेंगे, आपको बताया बहुत जाएगा, लेकिन आप देखिए कि हर व्यक्ति के सुझाव को लागू करना या सुझाव को स्वीकार करने की क्षमता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल। एक ही साइज सबका एक समान नहीं होता है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आज की क्लास की बात कर रहा हूं। आज प्रयागराज में मैं जब ऑफलाइन क्लास कर रहा था सुबह में, तो मैं समझा रहा था। सच बता रहा हूं, ये घटना जो प्रयागराज के स्टूडेंट है ऑफलाइन को पता है आज क्या हुआ। तब तक मैं देखा एक स्टूडेंट लिख रही थी, मैं समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं समझा रहा हूं, सुनो। मैं आमतौर पर मैं क्लास में कहता हूं सुनो, तो सब बच्चे मेरी तरफ देखते हैं, उनको पता है कि अब सर बता रहे हैं तो सुनना है, हमको समझना है। वो लिख रही थी, मैंने उसको खड़ा कर दिया कि भाई जब मैं आपको बता रहा हूं तो आप लिख क्यों रही है? बोले सर वो मैं थोड़ा धीरे लिखती हूं, मेरा छूट गया है, तो मैं उसको पूरा कर रही थी। तो मैंने उसको क्या सलाह दिया? मैंने उसको सुझाव दिया कि देखो एक काम करो, लिखने वाला काम एक काम करो, बाद में कर लेना, कोई छूट गया तो रहने देना बाद में उसको, लेकिन क्लास में ज्यादातर आप अटेंटिव रहिए, क्लास में सुनिए, ज्यादा सुनने पर ज्यादा फोकस कीजिए, लिखने का काम तो आप बाद में कर लीजिएगा। अब यह सुझाव उस लड़की के लिए ठीक था, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए कभी ठीक नहीं होगा जिसकी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है। और उस स्टूडेंट के लिए तो वाकई ठीक नहीं होगा जो लिख लिख कर भी याद करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर सुझाव हर व्यक्ति के लिए अच्छा हो। तो इसीलिए हर किसी का सुझाव, हर किसी का सुनना बंद कीजिए। बहुत हुआ, बहुत हर किसी की बात को सुन सुन करके आप अपना करनी कम कर रहे हैं। बेहतर है, तरीका क्या है, तरीका बेस्ट क्या है? तरीका बेस्ट ये है कि आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, सुनिए कम, करिए ज्यादा। सुनिए कम, करिए ज्यादा। उसी बात को सुनिए, अपने हिसाब से सुनिए और फिर करने पर ज्यादा फोकस कीजिए। अपने आप सीख जाएंगे आपको कि कौन सा तरीका बेहतर है। आप अपने क्षमता को समझ जाएंगे और उसी हिसाब से उस तरीके को लागू कर देंगे। तो दूसरा क्या है जो आमतौर पर गलती क्या होती है? सुनते ज्यादा हैं, करते कम हैं। अब क्या करना है? सुनना कम है लोगों की, करना ज्यादा है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या याद किए थे हम लोग? पहला पॉइंट बताइए, पहला पॉइंट क्या था? पढ़ना कम है, रटना, रिवीजन करना, याद करना ज्यादा करना है। दूसरा पॉइंट, सुनना कम है और करना ज्यादा है। डन। देन तीसरी क्या है? हम लोग इमोशन के भार को हमेशा लादे रहते हैं, अपने ऊपर लादे रहते हैं। आधे तो हम लोग उसी से झुके होते हैं, भावनाओं में ही। भावना, ठीक है ना, भावना। और उसके बाद अगर बात करें इमोशन, तो यहां पर आ रहा है कि लॉजिक। डन। आमतौर पर समस्या क्या है? हमारा पूरा का पूरा पढ़ाई, पूरा का पूरा उसमें इमोशंस हावी रहता है। हमारी पूरी तैयारी में
कोई भी तैयारी हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस ही हावी होते हैं, और जब आप इमोशन बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, तो आप लॉजिकली बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और ये गलत है। आप सिविल सर्विस या कोई भी कंपटीटिव आप बैंक की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और वो तब होगा जब आपका क्या इमोशंस कम होगा, तभी लॉजिक बढ़ेगा, क्योंकि आप लॉजिक से सोचेंगे, इमोशन से नहीं सोचेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को होना चाहिए। इमोशंस जो होता है ये पावर देता है, बूस्ट करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आप सोचिए कि आप इतने इमोशनल हैं, अपने किसके परिवार में प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आज आप बाहर रह रहे हैं, आप मान लीजिए प्रयागराज में रह रहे हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में जाकर रह रहे हैं घर से बाहर, अचानक घर वाले ने फ़ोन कर दिया आपको, पिता ने फ़ोन किया, पिताजी ने अपनी प्रॉब्लम बता दी घर की, या माता ने फ़ोन किया, माता जी ने अपनी कोई प्रॉब्लम बता दी, भाई बहन ने कोई प्रॉब्लम बता दिया। कहाँ घर में प्रॉब्लम नहीं होता, हर दिन कोई ना कोई परिवार में प्रॉब्लम लगा रहता है। अब सोचिए वो प्रॉब्लम इतना आप उससे अटैच हैं कि आप उस इमोशंस में, आपका पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है, आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं वही सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि आप इमोशनली इतना जुड़ गए हैं। तो फिर क्या तरीका है सर, क्या इमोशंस ख़त्म किया जा सकता? करना भी नहीं चाहिए, ये सबसे गलत काम होगा, और ना कभी प्रयास करना। बस इमोशंस को थोड़े देर के लिए आप साइड कर दो, अपने आप को समझाओ, लॉजिकली सोचो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, मैं एक डिस्ट्रिक्ट को संभालूंगा, मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, मैं एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस अधीक्षक का काम करूँगा। अगर मैं इमोशंस होकर के सोचूंगा ज़्यादा, तो मैं कितने गलत गलत निर्णय ले लूँगा, कितने ऐसे निर्णय होंगे जिसकी जवाबदेहिता बन जाएगी। क्या एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस को इतना इमोशनल होना चाहिए? तब वहीं से आप लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, और तब आपका इमोशन आप पर धीरे धीरे कम हावी होने लगता है, आपका लॉजिक आपके ऊपर ज्यादा हावी होने लगता है। तो अपने इमोशंस को खत्म मत कीजिए, बस थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दीजिए, एक ब्रैकेट में उसको बंद कर दीजिए। जैसे होता है ना कि, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे चॉकलेट खाने का बड़ा मन करता है, जब भी देखता हूँ सिल्क चॉकलेट एकदम क्रेविंग होने लगता है कि बस कैसे भी खा लूँ, कहीं देखा पड़ा किसी बच्चे का भी देखता हूँ तो उठाकर खा लेता हूँ। तो ये क्रेविंग, अब मैं क्या करूँ, और डॉक्टर ने कहा कि भाई इतना शुगर खाना ठीक नहीं है, तो उससे बचने के लिए क्या करता हूँ कि मैं मैं अपने पास क्या रखता हूँ, चॉकलेट का पैकेट जरूर रखता हूँ, उसमें से एक टुकड़ा थोड़ा सा चखा और उसके बाद उसको पैकेट को बंद करके रख दिया। मैं जानता हूं कि अगर क्रेविंग बढ़ा, ये पूरा पैकेट खाया तो मेरे लिए नुकसानदायक है। तो मैं नहीं बोलता हूं कि आप इमोशंस खत्म कीजिए, लेकिन इमोशंस को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कीजिए। तो तीसरा क्या है, इमोशंस कम करना है, आपने लॉजिक को बढ़ाना है, ठीक है। थर्ड, चौथा 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 क्या है, चौथा गिल्ट। मैं दो शब्द ले रहा हूं, गिल्ट, ठीक है, और एक शब्द और लेता हूं इसके साथ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, निरंतरता, या पोटेंशियल, क्षमता, क्षमता। अब होता क्या है कि मान लीजिए हम पढ़ने बैठे अचानक से कोई ख्याल दिमाग में आया, किसी बात पर हम पुरानी बातों को सोचने लग गए, पुरानी बातें आ गई दिमाग में, तो उसी में हम सोचते सोचते पता लगा 1 घंटे का हम हिस्ट्री लेकर बैठे थे, आधा घंटा हमारा निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं मोबाइल लेकर बैठा हूं, अब मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, अचानक आप रील्स गया आपका, ठीक है, अब आपको कोई रील्स बहुत पसंद आ रहा है, अब रील्स में लगे हुए आधा घंटा आपका चला गया। अब आधा घंटा बाद आपको होश आता, अरे यार ये क्या किया मैंने, 1 घंटा तो मेरे पास पढ़ने को था, आधा घंटा तो मैंने रील्स में निकाल लिया। आपका क्या हो गया, गिल्ट बढ़ने लग गया, गिल्ट बढ़ने लग गया, अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गया। अब सोचिए वो गिल्ट इतना बढ़ रहा है कि और जो बचा हुआ आधा घंटा जिसको आप यूज कर सकते थे वो उस गिल्ट में आपने निकाल दिया। अब 1 घंटा पूरा निकल गया तो आप
आपका गिल्ट और बढ़ रहा है और ये आप गिल्ट साइकिल में, वीसियस साइकिल के, गिल्ट के वीसियस साइकिल में फंस गए। और होता क्या है, जब आप गिल्ट में बहुत ज्यादा आने लगते हैं और ये चीजें अंदर अंदर आने लगता है कि अरे यार ये मुझसे क्या हो रहा है, तो ये आपकी क्षमता को कम कर दे रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी को कम कर दे रहा है। पोटेंशियल और कंसिस्टेंसी दोनों को कम करने में गिल्ट का बड़ा रोल होता है। तो बेहतर है जो बीत गई सो बात गई, जो गया तो गया आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो बेहतर है कि हम क्या करेंगे, हम गिल्ट को कम करेंगे, कोशिश करेंगे जो हो गया, जो अब तक था खत्म, अब तक मेरा समय गया गया, आज जाग रहे हैं तो आज जाग गए, बस आज से पढ़ाई शुरू तो शुरू, अब पीछे नहीं देखना है, जो बीत गई सो बात गई। बस आज अगर हम जाग गए तो हम आज से पढ़ाई शुरू कर देंगे और वो पढ़ाई हम निरंतर करेंगे और अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, आज आधा घंटा पढ़ें, कल 1 घंटा पढ़ेंगे, परसों 1.5 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद 2 घंटा पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इसको 6 घंटा 8 घंटे तक ले जाएंगे। अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस गिल्ट को छोड़ देंगे कि पीछे क्या हुआ, पीछे कैसे मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। साल का अंतिम दिन अगर हम सोच रहे हैं, लास्ट डेज में सोच रहे हैं, तो इस बात का गिल्ट हम बंद करेंगे। अब तो हम क्या करेंगे, गिल्ट कम करेंगे और पोटेंशियल को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। चौथा एंड लास्ट, नॉट द लिस्ट, लास्ट अगर बात करें तो क्या है, वो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। मैक्सिमम अभ्यर्थी, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है, वो दिन रात केवल प्लानिंग में लगे रहते हैं, केवल सपना देखते हैं। उनसे पूछिए क्या बनना है, आईएएस बनना है, क्या बनना है, आईपीएस बनना है, सोए हुए हिलाकर क्या बनना है, आईएएस बनना है, उठे क्या बनना है, आईएएस। सपना उनका कम नहीं हुआ, जब पूछिए, और तब वो अपना प्लान लेकर बैठ जाते कि हमको प्लान बनाना, पूरा साल वो प्लान बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उनका बहुत कम है, उसको वो लागू ही नहीं करते हैं। बंद कीजिए, अब बंद कीजिए, बल्कि होना क्या चाहिए, आप प्लानिंग कम बनाइए, एक बार जो प्लान बना लिए उसमें स्टिकअप रहिए। सपना आपने देख लिया है, बस सोच लीजिए, ज्यादा सपने के पीछे मत पागल होइए। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में कहा गया है। आप ज्यादा फल की चिंता करने लगेंगे तो मानी सी बात है, आप ठीक से नहीं करेंगे। आप कर्म पर फोकस कीजिए, आपका सारा फोकस जो है वो आपके एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए, आपके कर्म पर होना चाहिए, फल तो अपने आप मिलेगा। लेकिन उल्टा होता है, हम अपने प्लानिंग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। नहीं हुआ तो कल फिर प्लानिंग, नहीं हुआ तो किसी और से पूछकर प्लानिंग, हमारा पूरा कॉपी भर जाता है प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। पढ़ने पर जोर दीजिए, प्रैक्टिस पर जोर दीजिए, टेस्ट सीरीज पर जोर दीजिए, तब जाकर के आपका यूपीएससी निकलेगा। तो 5 चीजें हमने आज समझा है और इसको गांठ बांध लीजिए। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज गांठ बांध लीजिए। बताइए पहला चीज दिमाग में बैठाइए, पहला क्या, पढ़ना कम है, रिवीजन या याद करना ज्यादा है। दूसरा, सुनना कम है लोगों की, करना ज्यादा है। तीसरा, इमोशंस बहुत ज्यादा हावी नहीं करना है, इमोशंस को कम करके लॉजिक को बढ़ाना है। इमोशंस कम करना है, अपने लॉजिक को बढ़ाना है। चौथा, गिल्ट में नहीं जीना है, जो बीत गई सो बात गई, है ना। गिल्ट में नहीं जीना है, चेत जाइए, गिल्ट कम रखिए और अपने क्षमता को बढ़ाइए, कंसिस्टेंसी को बढ़ाइए। और 5वां, सपने में जीना बंद कीजिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाना खत्म कीजिए, एग्जीक्यूशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इन 5 बात को ध्यान में रखिए। और इसके बाद सेकेंड फेज में अगर आते हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए लग रहा है कि उसको एकदम सर पता नहीं है कैसे करना चाहिए तैयारी। अगर चलिए मैं 2026 में नहीं दे रहा हूँ, मेरा 2027 या 28 में अटेम्प्ट देने की मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए। सिंपल सा मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, 3 स्टेप में तैयारी करना है। स्टेप की बात करूँ
तो अपनी तैयारी 3 स्टेप में कीजिए, एकदम 3 स्टेप में तैयारी कीजिए। आपका पहला स्टेप होगा एनसीईआरटी, ज़्यादा फोकस, आप पहला बेसिक एनसीईआरटी को अच्छा कीजिए। अगर आपका एनसीईआरटी स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बनाया ही इसलिए गया है, एनसीईआरटी बनाया लिखा ही इसलिए गया है कि आम बच्चा उसको समझ सके, आसान भाषा में लिखा गया है। और यूपीएससी में कभी भी जो क्वेश्चन आता है, अगर वो एनसीईआरटी से पूछा गया है या कोई भी फैक्ट है, अगर वो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वही यूपीएससी मानता भी है। और सबसे बड़ी बात है, आज भी यूपीएससी के बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी को अपना बेस बना लीजिए, बेस अपना एकदम सिंगल कीजिए, बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई किताब भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने पॉलिटी के लिए, अपना हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस बना लिया, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस बना लिया, अब उसके बाद आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, जो नई बातें पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी में ही लिख लीजिए, पेज ऐड कर लीजिए उसी में। सोर्स एक रखिए, सोर्स बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी ही बहुत है आपके लिए, लेकिन सफिशिएंटली एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए बैठकर। फर्स्ट, नंबर 1 आप इस पर फोकस कीजिए। और दूसरा जो है, इसके साथ साथ जहां आप एनसीईआरटी पर फोकस होंगे, दूसरी बात है सी सेट पर, सी सेट को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। खासकर अगर आपको लग रहा है आप मैथ में कमज़ोर हैं, तो आप मैथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, अगर आप लग रहा है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आपके पास अगर 3 साल का टाइम है, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। अब आपको इसमें नहीं है कि 16-16 घंटा पढ़ने का मैं कोई रूटीन दे रहा हूँ यहाँ पर, आप मुश्किल से 3-4 घंटा पढ़ सकते हैं, तो बहुत है। तो अपने तैयारी को आप 3 फेज़ में आपको बांटना है, 3 फेज़ में बांटना है। पहले फेज़ में आप केवल एनसीईआरटी पर फोकस रहिए, खूब अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, पढ़ना कम है, याद करना, रिवीजन ज़्यादा है। तो जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप ये मत फोकस कीजिए कि 100 पेज, 70 पेज, 80 पेज पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है, लेकिन वो चीज़ें आप बार बार रिटेन कीजिए, उसको याद कीजिए, ठीक है। तो पहला फोकस, और दूसरा सी सेट थोड़ा थोड़ा देखने लगेंगे। जबकि दूसरे फेज में जब ये होगा, और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप उत्तर लेखन शुरू कर दीजिए। अब सर उत्तर लेखन कैसे करें? उत्तर लेखन आप सिंपल कर सकते हैं, जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप अपने से एक क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या होता है, चलिए इस पर 50 शब्द लिखना है, ठीक है। संविधान क्या है, संविधान की विशेषता क्या होती है, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, आप उस पर 100 शब्द का एक क्वेश्चन बना लीजिए, अपने से लिखिए कि आपने जो पढ़ा अब आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो आप जब पढ़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा याद करके जब उसको लिखेंगे, आंसर राइटिंग से करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग क्षमता, आपकी उत्तर लेखन क्षमता भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि उत्तर लेखन एक दिन में नहीं आता, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डन। अब दूसरा जो स्टेज होगा, सेकंड स्टेज, आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेज आपका है कि आप पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। ये फर्स्ट स्टेज में आप पूरा कर रहे हैं। दूसरे स्टेज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, पिछले 5 साल के, 10 साल के आप क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चन देखने के बाद में आप तय कर देंगे, आप तय क्या करेंगे, आप मानक किताबें, मानक किताब, हर टॉपिक का कोई ना कोई, हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, एक एक मानक किताब आप अपने पास रखेंगे। और उस किताब को पढ़ने से पहले आप पहले, जैसे आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आप हिस्ट्री टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आप मुगल पढ़ने जा रहे हैं, तो मुगल काल से पिछले साल में, या आप कला और संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं, या आप आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं, तो पिछले साल में जो भी सवाल आया आप उसको पढ़िए। आप मान लीजिए बंगाल विभाजन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन से संबंधित जो जो क्वेश्चन अभी तक आया आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप उस टॉपिक को पढ़िए। तो आप क्या करेंगे, आपका टॉपिक बहुत कंसाइज हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का, आपको समझ में आने लगेगा, अरे यहां से सवाल पूछा है, यहां ज्यादा फोकस होना है, ये फालतू का चीज है, इसको कोई मतलब नहीं है इतना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसाइज कब होंगे, जब आप मानक किताब को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जोड़कर पढ़ेंगे। तब आप क्या करेंगे, आप बहुत फोकस होकर के पढ़ते हैं, आप बहुत फोकस होकर के पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सी सेट को हमेशा अपने साथ चलते रहेगा। सी सेट एक ऐसा चीज है जो कंटिन्यूअसली आपके साथ चलेगा, क्योंकि सी सेट जो है, ये बोलते हैं क्वालिफाइंग होता है, मैं इसको बोलता हूं कि ये क्वालिफाइंग नहीं, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि अगर आपका सी सेट ही नहीं हुआ तो आपका प्रीलिम्स ही रुक जाएगा, तो आपकी सारी की गई तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी।
और तीसरे फेज में और यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर भी आप मेंस के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, यहां पर भी आप मेंस के क्वेश्चन आंसर आप लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अब आपके आंसर में थोड़ा बदलाव आएगा। कैसे? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक पढ़कर आप लिख रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंसर आपका और बेहतर बनेगा और स्ट्रक्चर बनेगा। और कैसे आपका आंसर बेहतर या खराब है? आप कुछ नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स की उस संबंधित जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, बहुत सारे टॉपर की आपको कॉपी दिख जाएगी। बहुत सारे टॉपर ने जो विभिन्न संस्थानों में लिखे उसकी कॉपी, उसके आंसर, स्ट्रक्चर आंसर दिख जाएगा। तो आपको उससे पता लग जाएगा कि कहां आंसर बेस्ट है और कहां आपका आंसर कम हो रहा है, कहां कंटेंट कम हो रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, एक नया चीज डेवलप होने लगेगा, और वो है क्या? वो है आपका आंसर राइटिंग और स्ट्रक्चर होना, फ्लो चार्ट बनाना, ये सब आप डेवलप करना शुरू कर देंगे। ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप होगा आपका, और वो होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या करेंगे? रिवीजन। आप रिवीजन पर फोकस करेंगे, आप बहुत ज्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके नोट्स बहुत पॉइंट वाइज है, बहुत कंसाइज है, तो आप रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। डन। कंटेंट आपके पास, आप कंटेंट कलेक्टर नहीं है, बहुत सारे कंटेंट एकदम सीमित मात्रा में, और बार बार उस कंटेंट को आप क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। और यहां आप साथ ही साथ ध्यान रखिए, वैकल्पिक विषय जो आपका है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको भी आप क्या कर रहे हैं? उसको भी अब पढ़ना आप शुरू कर दे रहे हैं। आप वैकल्पिक विषय को भी पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि टेस्ट सीरीज आप कम लगाइए। असली काम टेस्ट देने के बाद होता है कि टेस्ट में आपने क्या क्या गड़बड़ किया है, क्या क्या आपकी कमी रही है, कहां आपने कम किया है, कौन सा क्वेश्चन का आप ठीक से आंसर नहीं दे पाए, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। और अगर एक्सप्लेनेशन आप पहले नहीं जानते थे तो अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए। मेनली काम आपका उसके बाद शुरू होता है, केवल टेस्ट देना नहीं है, बल्कि हर क्वेश्चन में कहां आपकी गलती रह गई, क्यों नहीं हो पा रहा है, इन सब का मंथन करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो वो आप जरूर करेंगे तभी होगा। ठीक है। और ये ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं? आराम से आप देखिए, आप अपने यूपीएससी के एग्जाम को अंतिम परिणाम के रूप में बदल देंगे, अंतिम परिणाम के रूप में बदल देंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस प्रोसेस से जाना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी के इस प्रोसेस से जाना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरीका है। एक है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए आराम से, जैसा मैंने बताया आपको 5 चीजें क्या नहीं करनी है, 5 चीजें क्या करनी है, और दूसरा आपको ये किस किस स्टेप से आगे बढ़ना है, आप उस स्टेप से आगे बढ़िए। एक दूसरा है तो सेल्फ स्टडी, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है मेरे नजर में। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है। लेकिन अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है कि नहीं, मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं होकर के 3 साल 2 साल तैयारी कर सकता हूं, मेरे वो आदत है कोई डंडा मारे कोई कुछ करे, तो उसके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा हमारे पास एक प्रारंभ बैच जो है लाया गया है। ये प्रारंभ बैच हमने शुरू किया है। आप चाहें तो इस प्रारंभ बैच को ले सकते हैं। आप उस प्रारंभ बैच में भी जा सकते हैं, या सेल्फ स्टडी, दोनों आपको अपने विवेक से लेना है, जैसी आपकी नीड है। आपको जैसे मैंने बताया, आप सेल्फ स्टडी से भी आराम से पास कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जब आप बैच लेंगे तभी आप पास होंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कोई एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो मुझे गाइड कर सके, मुझे ऐसा चाहिए जहां पर मेरे कंटेंट को कोई कंसाइज कर सके, मुझे ऐसा बंदा चाहिए, या मुझे ऐसा सिलेबस या इस तरह का कोर्स चाहिए जो मुझे यूपीएससी के एग्जाम में, माने जो मेरे मेहनत को कम कर दे, जो मुझे सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा उसमें वो थोड़ा कम कर दे, सहयोग कर दे, तो उसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रारंभ बैच में जा सकते हैं।